आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में मौत के बाद मची हुई है हलचल। वज़ीर आज़म ने आज इंडियन साइंस कांग्रेस से किया खिताब और वज़ीर दाखिला ने किया है शहरियत तरमीम कानून का दिफा। इन सब से होगी नज़र तिजारत मैशियत और खेलकूद की दुनिया की भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले बात अभी तक की सुर्खियों की। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडियन साइंस कांग्रेस के 107वें इजलास का किया इफ्तिताह। बेंगलुरु में 5 दिन तक जारी रहने वाले इज्तिमा में दुनिया भर के मंदोबीन की शिरकत। वज़ीर आज़म ने साइंसी तरक्की का किया जिक्र। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में मुल्क भर में रैलियां। वज़ीर दाखिला ने जोधपुर में कहा, शहरियत लेने नहीं देने का है यह कानून। कहा, कानून के मामले पर 1 इंच पीछे नहीं हटेगी बीजेपी। मरकजी हुकूमत ने कोटा अस्पताल भेजी माहिरीन की आला सतही टीम। अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत। मरकजी वजीर सेहत ने राजस्थान हुकूमत को मुकम्मल मदद की कराई यकीन दहानी। और अमेरिका ने की ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हवाई हमले में मौत की तस्दीक। ईरान ने 3 दिन के सोग के ऐलान के साथ इंतकाम लेने की कही बात। आलमी बाजार में तेल की कीमत में उछाल। ऑस्ट्रेलिया की बहरिया ने जंगलाती आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए छेड़ी मुहिम। 1 करोड़ एकड़ इलाके को आग ने किया बर्बाद। 1000 से ज्यादा मकान आग में तबाह। और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ एटीपी कप। 3 शहरों में हो रहे मुकाबलों में 24 मुल्कों के 6 ग्रुप होंगे मद्दे मुकाबिल। नाज़रीन, शाम 6 बजे की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर से। भारत ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद फ़रीक़ीन से तहम्मुल बरतने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हमें अमरीकी हमले में एक सीनियर ईरानी लीडर की मौत की इत्तला है। इससे बढ़ी कशीदगी ने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और सलामती भारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। ये ज़रूरी है कि हालात मज़ीद कशीदा ना हो। भारत हमेशा से ज़ब्त व तहम्मुल बरतने की वकालत करता रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। ये अभी ताज़ा इत्तलात मिल रही है भारत की तरफ से। ये बयान आया है कि भारत ने जो है फ़रीक़ीन से तहम्मुल बरतने की अपील की है और भारत ने जनरल कासिम के मौत पर जो है इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ीन से तहम्मुल बरतने की अपील करते हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हमें अमरीकी हमले में एक सीनियर ईरानी लीडर की मौत की इत्तला मिली है। इससे बढ़ी कशीदगी ने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। खित्ते का अमन, इस्तेहकाम और सलामती भारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। ये ज़रूरी है कि हालात मज़ीद कशीदा ना हो। भारत हमेशा से ज़ब्त व तहम्मुल बरतने की वकालत करता रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। ये ताज़ा इत्तलात और नाज़रीन, याद रहे कि ईरान की सबसे बाअसर तंजीम माने जाने वाली पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को इराकी राजधानी बगदाद में अमेरिका ने एक हवाई हमले में मार दिया है। और अमरीकी वज़ारत दिफा के मुताबिक सदर ट्रंप के हुक्म पर बैरून मुल्क अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया गया है। जनरल सुलेमानी का ईरानी हुकूमत में एक कलीदी किरदार था। उनकी कुद्स फोर्स सिर्फ ईरानी सुप्रीम लीडर को जवाबदेह है और उन्हें मुल्क में एक हीरो तस्वुर किया जाता था। जनरल सुलेमानी और ईरान नवाज मलेशिया के दीगर एहलकार 2 गाड़ियों में बगदाद के हवाई अड्डे से निकल रहे थे जब उनको अमरीकी ड्रोन ने गाड़ियों पर कई मिसाइल बरसा दिए उनकी गाड़ी पर।
और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सख्त इंतकाम उन मुजरिमों का मुंतज़िर है जिन्होंने सुलेमानी और दीगर के खून से गुज़िश्ता रात अपने हाथ रंगे हैं। ईरान ने जनरल सुलेमानी की मौत पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया है। और ईरान ने अमेरिका के इस हमले पर बेहद सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। ईरान ने इस वाक़े के बाद ईरान में अमेरिकी उमूर के इंचार्ज स्विस सिफारतकार को तलब किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान के सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने के बाद आगे जो भी हालात होंगे उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने बगदाद में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने पर इराक़ी मुजाहिरीन के हमले के पीछे ईरान को कसूरवार करार दिया था। उन्होंने इंतबाह दिया था कि अमेरिका उसके कसूरवारों पर कार्रवाई करेगा। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अमेरिकी हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के हलाकत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पॉम्पियो ने इराक की एक वीडियो शेयर की जिसमें अवाम को इराक़ी परचम थामे भागते हुए देखा जा सकता है। पॉम्पियो ने कहा कि इराक़ी शहरी आज़ादी के लिए गलियों में नाच रहे हैं और जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर शुक्रगुजार हैं। और जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 4.4% तक ऊपर चली गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें फी बैरल $69.16 तक पहुंच गई हैं। अमेरिका में भी तेल की कीमतें 3% तक बढ़ गई हैं। और अब बात वज़ीर आज़म के साइंस कांग्रेस के दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस के 107वें इजलास का इफ्तिताह किया। इस बार की थीम देही तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस इजलास में साइंसदान, माहिरीन तालीम, रिसर्च स्कॉलर समेत 15,000 मंदोबीन हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क और गैर ममालिक में साइंसी रुझान और तहकीक को फ़रोग देने और उसकी हौसला अफजाई में इंडियन साइंस कांग्रेस का नुमाया किरदार रहा है। वज़ीर आज़म ने भारतीय साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सहूलियत मैप आई स्टेम पोर्टल की भी शुरुआत की। इस वेबसाइट की लॉन्चिंग से पहले नौजवान साइंसदानों के पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी जिससे वो दीगर लेबोरेटरीज में होने वाले तजुर्बात की मालूमात हासिल कर सकें। इंडियन साइंस कांग्रेस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इख्तराई इशारिया में भारत की दर्जाबंदी बेहतर होकर 52 तक पहुंच गई है। वज़ीर आज़म ने इन हुसूलियाबियों के लिए साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। I have been told that India has gone up to 3rd position globally in the number of peer-reviewed science and engineering publications. It is also growing at a rate of about 10% compared to around 4%, which is the global average. I'm also happy to learn that India's ranking has improved in the Innovation Index to 52. Our programs have created more technology business indicators, incubators in the last 5 years than in the previous 50 years. वज़ीर आज़म ने कहा कि साइंसदान और तकनीकी सोच के बेहतर तालमेल के जरिए जदीद भारत में समाजी और इक़्तिसादी बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म ने मोबाइल तकनीक और सस्ते डेटा की दस्तयाबी की मिसाल देते हुए कहा कि इससे आम आदमी बाइख्तियार हुआ है और वो खुद को हुकूमत से बराह रास्त जुड़ा हुआ महसूस करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग साइंस के लिए हुकूमत कोशा है। लाल फीता शाही हटाने के लिए हुकूमत इत्तलाती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। We are continuing our efforts to ensure the ease of doing science and effectively using information technology to reduce red tape. Today, farmers are able to sell their products directly to the market without being at the mercy of the middleman. Digital technology, e-commerce,
internet banking and mobile banking services are assisting rural population significantly. वज़ीर आज़म ने ज़राअत में मुआविन टेक्नोलॉजी के शोबे में इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने देही इलाकों की तरक्की के लिए तकनीक के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की अपील की। और तरमीम शुदा शहरियत कानून के हक में आज जोधपुर में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि किसी भी सूरत हाल में कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी। और बीजेपी सदर ने इस मौके पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि वोटों के लालच में कांग्रेस ने वीर सावरकर जैसी अजीम शख्सियत की तौहीन की है। वीर सावरकर जैसे इस देश के महान सपूत और बलिदानी क्रांतिकारी को भी कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में विरोध कर रही है। कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। वोट बैंक की लालच की भी एक हद होती। वोट बैंक की लालच के लिए एक कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर जैसे महापुरुष का अपमान किया। और बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने गोवा में शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में हुई रैली में शिरकत की। उन्होंने इस कानून की अहमियत बताई। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तरमीम शुदा शहरियत कानून की हिमायत में मुंबई में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कहा कि अपोजिशन तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुतालिक आवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को दूर करने के लिए मुल्क गिर सतह पर आवाम से राब्ता करेगी। पिछले पार्लियामेंट के सेशन में हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पेश किया था और दोनों सदनों ने पारित करके उसको अभी एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आज वो देश का स्थापित कानून बना है। मैं समझता हूँ विपक्ष शायद कंफ्यूज्ड है। और मुल्क में तरमीम शुदा शहरियत कानून से मुतालिक अफवाहों को दूर करने के मकसद से बीजेपी मुल्क भर में 5 जनवरी से अवामी बेदारी मुहिम का आगाज कर रही है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनिल जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी लीडर और उसके 3 करोड़ कारकुनान घर घर पहुंचकर इस कानून से मुतालिक लोगों को बेदार करेंगे। पार्टी सदर अमित शाह, अबूरी सदर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और नागपुर में इस मुहिम की क़यादत करेंगे। देश में जो घर घर संपर्क अभियान है, इसके तहत हमने 5 तारीख को लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा है। 5 तारीख को एक साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ करेंगे। और बीजेपी के सीनियर लीडर जीवेल नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर तरमीम शुदा शहरियत कानून के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में पाकिस्तान से निकाले गए लोगों को शहरियत देने और उनके मुकम्मल तरक्की का वादा किया है, इसलिए कांग्रेस के जरिए इस कानून की मुखालफत करने का कोई जवाज ही नहीं है। The Congress party in its manifesto has promised an all-round development of people who have been displaced from Pakistan. In other words, references to refugees from Pakistan. And the Congress party promises all-round development, which includes giving them citizenship rights and rehabilitation of those families. When the Congress party has clearly stated
they are promising citizenship for the displaced and for the refugees. On what basis is the Congress party opposing it today? और अब खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 25 अरकान को गिरफ्तार किया है। उन पर रियासत में हुए हालिया तशद्दुद में शामिल होने का इल्जाम है। रियासत के पुलिस सरबराह ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस के पास गिरफ्तार लोगों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व रहा है। यही कारण है कि हमने 25 उनके सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार किया। हमारे पास एम्पल प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो हैं उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से मोबिलाइज किया है और इस मोबिलाइजेशन में पीएफआई का हाथ रहा है और यही कारण है कि हमने गृह विभाग को अनुरोध किया है कि हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करें। और अब खबर राजस्थान के कोटा से, जहां एक अस्पताल में बच्चों की अमवात का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत ने 4 माहिरीन की एक टीम रवाना की है। इस टीम में वजारत सेहत व ख़ानदानी फलाह बहबूद की तरफ से बच्चों के अमराज की एक माहिर डॉक्टर को भी शामिल किया गया है। इस आला सतही टीम में जोधपुर एम्स के माहिर डॉक्टर और जयपुर की सेहत खिदमात के रीजनल डायरेक्टर भी शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि 1 दिसंबर के बाद से इस अस्पताल में 100 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। और दिल्ली बीजेपी ने आज मेरी दिल्ली मेरी मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम का आगाज मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने किया। मुहिम के तहत पूरी दिल्ली में 49 वीडियो रथ घूमेंगे। साथ ही सभाओं में जो है पेटी रखी जाएगी हर असेंबली हल्के में। और नाज़रीन, कुछ अहम बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं अपने साथी मोहम्मद नोमान के पास। जी नोमान, क्या खास शुक्रिया फ़हीम। जो खबरें मेरे पास हैं उनमें सबसे पहले रुख करेंगे आलमी खबरों का। ऑस्ट्रेलिया की बहरी फौज ने जंगलाती आग में फंसे सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मिशन शुरू कर दिया है। आज एक बहरी जहाज पर करीब 1000 अफराद को सवार कराया गया। ऑस्ट्रेलियाई जंगलाती आग लाखों एकड़ रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। कम से कम 20 अफराद आग की लपेट में आकर हलाक हो चुके हैं, जबकि 1.5 दर्जन अफराद लापता बताए गए हैं। आग की शिद्दत में अभी भी कमी नहीं हुई है और न्यू साउथ वेल्स में 7 रोज के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के आसपास शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में हलाकतें 43 तक पहुंच गई हैं। शहर के 182 नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। तकरीबन 4 लाख अफराद घर बार छोड़कर आर्जी मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। नवाही बस्तियों में मिट्टी के तोदे गिरने से सबसे ज़्यादा लोग हलाक हुए हैं। 2013 के बाद जकार्ता में आने वाला ये शदीद तरीन सैलाब है। 6 बरस कबल ऐसे ही सैलाब में 57 अफराद की हलाकत हुई थी। ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक तफ्तीशकारों ने तबाह होने वाले उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिया है जिसमें मुल्की फौज के सरबराह भी हलाक होने वालों में शामिल थे। 2 जनवरी को फौजी हेलीकॉप्टर दारुल हुकूमत ताइपे से शिमाल मशरिकी शहर ईलान जाते हुए पहाड़ी इलाके में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश कर गया था। इस फौजी हेलीकॉप्टर पर सवार 13 अफराद में से 8 अफराद हलाक हो गए थे। बैनुल-अक़वामी कशीदगी के दौरान तुर्की हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर करके तराबलस में फौजी तैनाती को मंजूरी दे दी है। इस तरह तराबलस में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत को घेरने की कोशिश की जा रही है। जनरल खलीफा हफ्तर के जरिए अप्रैल से ही तराबलस हुकूमत पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। वहीं मिस्र ने तुर्की के इस कदम की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि यह बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की तजावीज़ की खिलाफ वर्जी है। यूनान, साइप्रस और इसराइल ने मशरिकी बहरारूम से यूरोप गैस भेजने के लिए एक बड़े पाइपलाइन के समझौते पर दस्तखत किए, जबकि तुर्की इस सौदे की मुखालफत कर रहा है। ये 2000 किलोमीटर तवील पाइपलाइन 9 से 12 अरब क्यूबिक मीटर गैस हर साल भेज सकेगी। यह गैस इसराइल और साइप्रस के गैस के जखीरों से यूनान को भेजी जाएगी और फिर जुनूब मशरिकी यूरोपीय ममालिक को भेजी जाएगी। यूनान की राजधानी में मुनक्किदा तकरीब में इन ममालिक के वज़राए तवानाई ने समझौते पर दस्तखत किए। और अब बात खेल की दुनिया की। दो 2020 में टेनिस का नया सीजन आज से एटीपी कप के साथ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस टूर्नामेंट में 24 टीमें खेलेंगी, जिन्हें 24 ममालिक के 6 ग्रुप में तकसीम किया गया है। इस टूर्नामेंट में रोजर फेडरर के अलावा तमाम आला दर्जे के खिलाड़ी खेलेंगे। टूर्नामेंट में डेविस कप चैंपियन स्पेन की टीम को मजबूत ख्याल किया जा रहा है। हर टीम 3 राउंड रॉबिन मुकाबले खेलेगी।
भारत की खातून वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने की समत अहम कदम बढ़ाया है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने कल ओलंपिक क्वालिफायर की दर्जाबंदी जारी की। 39 किलोग्राम वजन के जुमरे में चानू 8वें नंबर पर हैं। चीन की 4 खिलाड़ी टॉप 4 में शामिल हैं। और तजुर्बेकार गेंदबाज लिसिथ मलिंगा की क़यादत में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए सख्त सिक्योरिटी के दौरान गुवाहाटी पहुंच गई। श्रीलंकाई टीम को सख्त हिफाजत के दौरान होटल ले जाया गया। भारत और श्रीलंका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 5 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। और नाज़रीन, अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं फ़हीम के पास। जी शुक्रिया नौमान। और नाज़रीन, अब कुछ दीगर अहम खबरों पर एक नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुनक्किद कांग्रेस सेवा दल तरबियती कैंप में दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे से मुतालिक मुतनाज़ मवाद तकसीम किया गया। किताबचे में कई ऐसी बातें हैं जिससे मुतालिक बीजेपी ने सख्त एतराज़ात किए हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा की ज़हनियत वाले लोग हमेशा मुल्क की दीगर शख्सियात की तौहीन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही परिवार और एक ही परिवार का जो है वो देश के निर्माण में योगदान है, इससे ज़्यादा है नहीं। कांग्रेस तो उस संस्कृति की है कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। तो उनके समझ में उसके अलावा जो तमाम देश के हज़ारों महापुरुष हैं जिन्होंने कि देश के निर्माण में योगदान किया है, कुर्बानी दी है, वो उनके लिए कुछ है नहीं। और इसीलिए समय समय पर वो जब सरकार में थे तब अपमानित करते थे, और अब विपक्ष में आने के बाद भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, तो आज भी वो इसमें हेरा फेरी करने में लगे हुए हैं। और एनसीपी के सीनियर लीडर डीपी त्रिपाठी के जस्द खाकी को आज नई दिल्ली में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में आखिरी दीदार के लिए रखा गया। एनसीपी के सदर शरद पवार के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी लीडर और कारकुनान ने उन्हें नम आंखों से खराज अक़ीदत पेश किया। प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर एस सूर्य प्रकाश ने भी एनसीपी पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। काबिल जिक्र है कि एनसीपी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट डीपी त्रिपाठी का तवील अदालत के बाद कल इंतकाल हो गया था। डीपी त्रिपाठी, उनको हम डीपीटी कहते थे। डीपीटी के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ मुझे वो समय याद आता है इमरजेंसी का, जब ये जेएनयू स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और इमरजेंसी के खिलाफ ये मोर्चा उठाए और लड़े, और इंदिरा गांधी सरकार इनको जेल में डाल दिए अंडर मीसा। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे संविधान के प्रति इनका जो आदर था, वो उनका जो भी काम करते थे वो सामने आता था। और संसद में ग्रेट पार्लियामेंटेरियन, बहुत विषयों पर इनका बहुत अध्ययन होता था, बुद्धिजीवी थे। और मुल्क की पहली खातून मौलिमा और मुस्लिह सावित्री बाई फूले की सालगिरह की तकरीब आज दूरदर्शन के अहाते में मनाई गई। इस मौके पर डीडी न्यूज़ के डायरेक्टर जनरल, अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। तमाम शुरका ने सावित्री बाई फूले के ताउन को याद करते हुए उनके नक्श कदम पर चलने की अज़्म का इयादा किया। और इस मौके पर दूरदर्शन न्यूज़ के डीजी मयंक अग्रवाल ने सावित्री बाई फूले को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि हम सभी को उनकी राह पर चलना चाहिए और एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की तामीर में ताउन करना चाहिए। सावित्री बाई फूले जो हैं, जो कि बहुत महान महिला थी और सोशल रिफॉर्म उन्होंने उस समय, जबकि महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब थी देश में और छुआछूत की भावना इतनी ज़्यादा थी, ऐसे समय में वो उठकर आगे आईं और उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया। हम सब लोगों को एक सभ्य समाज, सुदृढ़ समाज, जिसमें जो है सबको बराबरी का हिस्सा मिले, जिसमें जो है कोई जो है लिंग भेद ना हो, जिसमें कोई जाति भेद ना हो, जिसमें धर्म भेद ना हो, ऐसा समाज जो है हम सब लोगों को मिलकर बनाना है। और हम लोग जो करें तो कम से कम ठीक है, जो सावित्री बाई फूले तो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा थी, तो हम भी किसी के लिए प्रेरणा बनकर इस दुनिया से जाएं। और नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC के चेयरमैन ने आज 2020-21 का बजट पेश किया। इसमें शहरी सहूलियात बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2020-21 का जो हमारा बजट है वह अपनी काउंसिल के समक्ष रखा
और काउंसिल ने उसको अनुमोदित किया। यह बजट जो है हमारा लगभग 4,372 करोड़ रुपए का है और जिसमें से हम करीबन 4,017 करोड़ का व्यय करेंगे तो हमारे पास करीबन 355 करोड़ रुपए का सरप्लस रहेगा। और नाज़रीन, अब मौसम का हाल। और नाज़रीन, शाम 6 बजे में वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं रोम में बर्फीले पानी में छलांग लगाते लोगों की झलकियाँ। आप उनका लुत्फ़ उठाएं और हमें दें इजाज़त। आदाब।